Hello, my dear student of Standard 10th. Welcome back once again. And today we are going to start a new chapter, and that is chapter number 4. That is Literary Heritage of India. Okay, so this is the part 1. So let's get started. Okay, as you can see on your screen, then first paragraph is given. Friends, here it is given literary heritage. Literary means जो लिखावट होती है, जो लिखने का होता है वो. So we are going to see all these things. Okay. Man took help of expression, symbol, drawing, and sound to communicate his thought, ideas, feeling, and emotion to others. This led to the invention of the dialect and script. The script contributed to the development of the languages over the period of time. Languages was being used for expression of thought. Constructive use of the language led creation of the literature. Okay. तो इंसान एक दूसरे से जब बात करता है, कम्युनिकेट करता है, तो उसके लिए उसको अलग अलग सिंबल का यूज़ करना है. से फॉर एग्जांपल बुला रहे हैं किसी को, जाने का बोल रहे हैं, ठीक है. सो ड्राइंग भी किया है एंड ताकि वो अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस दूसरे तक पहुंचा सके. एंड इसमें फिर इसी के लिए फिर क्या हुआ कि लैंग्वेज बनने लगी, एक स्क्रिप्ट बनने लगी, और यही स्क्रिप्ट जाके आगे लैंग्वेज बनी, और यही लैंग्वेज हमने फिर लिखना शुरू कर दिया. ओके. From the ancient time, Indian literature is known for its diversity and uniqueness. Indian scholar divided ancient literature into Vedic and classical literature. Besides this, some folk literature were also popular. सो इंडिया की बात करें तो इंडिया तो है ही सबसे यूनिक कंट्री पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स आ चुके हैं. हमने भी अपने लिटरेचर को वैदिक लिटरेचर और क्लासिक लिटरेचर में डिवाइड कर दिया है. ओके. सो पहले हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज एंड लिटरेचर की. इफ़ वी क्विकली लुक एट द हिस्ट्री, वी कैन सी एन एमरजेंस ऑफ द वेराइटी ऑफ लैंग्वेज इन सेंचुरी. These languages influence one another and it's resulted in development of literature. As a result, some new languages and literature have developed and flourished. The best example of this is Sanskrit language. Sanskrit language is less in use in present time, but religious ceremony and worshipping rituals are dealt in the Sanskrit languages. अगर हम लोग अपना इतिहास देखें पुराना, तो हम लोगों को देखा है कि समय समय पर लैंग्वेजेस बदलती रहती हैं. इट माइट बी पॉसिबल आज जो लैंग्वेज बोली जा रही है 200 ईयर्स पहले कुछ और बोली जाती होगी. तो टाइम टू टाइम इनमें डेवलपमेंट होता रहता है, इनका डेवलपमेंट हम लोग देखते रहते हैं. पर अगर हम लोग देखें ना, तो इंडिया की जो सारी भाषाएं निकली है ना, वो ऐसा माना जाता है कि संस्कृत में से ही निकली है, और संस्कृत को सबसे बेस्ट लैंग्वेज माना गया है. संस्कृत आज के टाइम पे बहुत कम यूज़ की जाती है, एज एन सब्जेक्ट ही होता है. बट जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो रिचुअल्स होती हैं, जो पूजा पाठ होती है हमारे यहाँ पर, वो बेसिकली आज भी संस्कृत लैंग्वेज में ही की जाती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. जस्ट अ मिनट. जनरली लैंग्वेज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एन ह्यूमन फॉर बेटर एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. India's most ancient script is that of Harappan civilization, which has been deciphered, and so we have not obtained much information about the language. अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो सबसे पुरानी लिखावट वहाँ से हमको मिली है. लेकिन जैसे मैं वो वर्ड नहीं बोल पाया, अभी भी नहीं बोल पा रहा हूँ. DECIPRED, पता नहीं क्या बोलते हैं. एनी हाउ मुझे गूगल करना पड़ेगा इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं. एनी हाउ सो यहाँ से हड़प्पन लैंग्वेज जो है ना, वो अभी तक डिकोड नहीं की गई है, मतलब उसको हम लोग अभी तक समझ ही नहीं पाए. तो नॉर्मल सी बात है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी भी अवेलेबल नहीं है रिलेटेड टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन. महर्षि पनिनी वॉज एन संस्कृत ग्रामीण. आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो. महर्षि पनिनी एक बहुत ही बड़े संस्कृत के ग्रामर के विद्वान थे. द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक ऑफ हिज टाइम इज महर्षि पनिनी अष्टाध्यायी, ठीक है, विच इज अ नॉटवर्थी बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर ऑफ 4th सेंचुरी. तो इस बुक का आपको नाम याद रखना है. एंड महर्षि पनिनी संस्कृत ग्रामर के स्कॉलर थे, ये आपको याद रखना है इस पैराग्राफ में. संस्कृत इज कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ द आर्यंस.
लैंग्वेज ऑफ द सेजेस, लैंग्वेज ऑफ द स्कॉलर, संस्कृत को ऐसे ही मतलब आर्यन की भाषा तो बोला ही जाता है, इसे ऋषि मुनियों की और इसे विद्वान लोगों की भी भाषा कहा जाता है। इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाई ऑल द इंटरनेशनल लेवल दैट संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर द कंप्यूटर यूज। इवन नासा ने भी ये मतलब प्रोक्लेम कर दिया है कि संस्कृत लैंग्वेज सबसे बेस्ट है जो कोडिंग में काम आती है। संस्कृत लैंग्वेज तो है ही महान, और हमको गर्व होना चाहिए कि हम उस देश में पैदा हुए जहाँ पे संस्कृत बोली जाती है। संस्कृत वॉज अ चीप लैंग्वेज फॉर नॉलेज, साइंस, रिलीजन एंड फिलोसॉफी। चलो अब हम बात करेंगे हमारे वेदास की। एंसेंट इंडियन लिटरेचर, जिसमें हम लोग वेदों के बारे में बात करते हैं। वेद, ओके, यहाँ पे वेदास लिखा है बट हम लोग वेद बोलेंगे क्योंकि पता नहीं ये लोग क्यों बोलते हैं। सो वेद मीन्स नॉलेज, और 4 टाइप के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वंस अगेन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अब हम पहले बात करेंगे ऋग्वेद की। सो ऋग्वेद इज द मोस्ट एंशंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर। ठीक है, इंडिया की बात करें सबसे पुरानी में पुरानी बुक कौन सी है, तो ऋग्वेद है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ द 1028 वर्सेस। संस्कृत का एक श्लोक होता है, वो एक वर्स होता है, इसमें 1028 वर्सेस हैं, है ना। एंड इट इज़ अ वंडरफुल बुक डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स। जैसे हमारी बुक अलग अलग चैप्टर्स में, सेक्शंस में डिवाइड होती है, वैसे ये बुक 10 डिविजन्स में डिवाइड है। मोस्ट ऑफ द वर्सेस आर प्रेयर ऑफ गॉड। ज़्यादातर वर्सेस में भगवान की पूजा पाठ ही की गई है। ओके, दे आर यूज ड्यूरिंग द यज्ञास। जब भी यज्ञ होते हैं तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। अमंग द वर्सेस ऑफ द वर्शिपिंग उषा द गॉडेस ऑफ ड्रॉन आर फैसिनेटिंग, एंड दिस वर्क डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड द सोशल एंड द रिलीजियस मैटर ऑफ द आर्यन हु वेर रिसीडिंग इन द रीजन ऑफ द सप्त सिंधु। सप्त सिंधु वंस अगेन 5 रिवर पंजाब की और 2 गंगा यमुना, यानी ये पूरा नॉर्थ इंडिया जो है उसको सप्त सिंधु कहा जाता था। ठीक है, सो ये हमारी कुछ है, और उषा जो शाम की देवी हैं उनके बारे में कहा गया है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट सामवेद। 3 अदर वेद वेर ऑल्सो कंपोज आफ्टर ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बाद 3 और वेदों का निर्माण हुआ, जिसमें से दूसरा नंबर था सामवेद। आउट ऑफ देम सामवेद वॉज फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ रेसिटेशन ऑफ वर्सेस, यानी उसको हम लोग मतलब उच्चारण के लिए, याद करने के लिए उसे बनाया गया था, ताकि इसको गा के हमारा फोकस लेवल अच्छा हो, हमारे जो बॉडी के कुछ जो पॉइंट्स हैं, प्रेशर पॉइंट है, वो एक्टिवेट हो और हमारा माइंड शांत होगा, हमारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, है ना। अगर आप कोई भी श्लोक अगर 10 to 11 टाइम लगातार बोलते हो ना, तो आप जब रुकोगे ना तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। ठीक है, इसको बनाया इस तरह से गया है कि वो इंसान को बहुत ही आगे पुश करता है, आगे मीन्स डेवलपमेंट की तरफ। Now, hence it is known as the Gangotri of music. Okay, so now we are going to talk about the third Ved, that is the Yajurved. It is called the Ved of Yagnas, and यज्ञ ही कहेंगे हम लोग। It is composed in both the forms of poets and verses. तो स्टोरी फॉर्म में भी इसमें लिखा गया है एंड पोएम के फॉर्म में भी लिखा गया है। This describe the hymn recited at the time of the यज्ञास, रिलीजन प्रैक्टिस एंड द रिचुअल्स। तो अलग अलग धर्म अनुष्ठानों में इसको किस तरह से कब बोलना है वो सब इसमें शो ऑफ किया गया है। टॉकिंग अबाउट द फोर्थ, अथर्ववेद। अथर्ववेद डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कार। इसमें सारे के सारे रिचुअल से और संस्कार से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द उपनिषद, है ना। वेदों के अलावा और भी बहुत सारी धार्मिक किताबें हैं जिसमें उपनिषद एक है। The Upanishadic literature gives a vivid description and analysis of the beginning of the universe, mystery of life and death, materialistic and spiritual world, etc. So friends, ये जो उपनिषद जो बुक है ना, ये मतलब रहस्यों से भरी पड़ी है। इसमें आपको बहुत सारे मतलब चीज़ें पता चलेगी कि जीवन और मौत का क्या खेल है, ठीक है, ब्रह्मांड क्या है, दुनिया क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। बृहधरण्य एंड चंदोग्या, ठीक है, चंदोग्या, ओके, आर द अर्लीस्ट उपनिषद इन द डायलेक्ट फॉर्म। नाउ दे आर 108
इन ऑल मेंशन मुक्ति उपनिषद। तो ये भी उसका कुछ लेटेस्ट वर्जन होगा। चलो अब हम बात करेंगे ब्रह्मी लिटरेचर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो किंग अशोक था, उन्होंने जो सारनाथ में जो पिलर बनवाया है, अशोक स्तंभ जिसे हम लोग कहते हैं, एंड जिसमें 4 लाइन बैक टू बैक हैं, तो उसमें जो भाषा लिखी गई है वो ब्रह्मी लैंग्वेज में लिखी गई है। ब्रह्मी लैंग्वेज हिंदी की एक लैंग्वेज बनती है, एंड इसमें से भी बहुत सारी लैंग्वेजेस निकलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Many Brahmical epics were composed to understanding the meaning of the Vedic literature. Any critical appreciation based on Ved composed in a poetic form are included in the Brahmanic script literature. Vedic literature are and directive principle regarding the behavior and were explained broadly. So यहाँ पर मोटे रूप से देखने जाएँ तो ज़्यादातर वैदिक लिटरेचर जो है वो हमको ब्रह्मिक स्क्रिप्ट में मिलेगा, और इसमें वेदों के बारे में थोड़ा और ज़्यादा डीप में दिया गया है, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी गई हैं। अरण्यकाश, अब ये क्या होता है? अरण्यकाश, आर्यंस यूज टू स्पेंड देयर लास्ट फेज ऑफ द लाइफ इन अरण्यकाश, मेकिंग देयर आश्रम इन अरण्यकाश, दैट मीन्स फॉरेस्ट। सो जो आर्यन लोग थे ना, वो क्या करते थे, अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन जंगलों में बिताते थे, और उनको ही अरण्यकाश कहा जाता है। ठीक है, अब they composed literature based on the philosophy which were result into deep thinking and it is known as the Aranyakash. अब ये लोग क्या करते हैं, जब भी ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन जी रहे होते हैं, तब यूजुअली ये लोग ऐसा करते हैं कि अपने जो आखिरी दिन है उसको अपने लाइफ के सारे एक्सपीरियंस लिखते हैं, और उनके जो एक्सपीरियंस है वो आगे की पीढ़ी के लिए क्या होता है, एक तरह से सबक होता है कि हाँ हमने ये गलतियाँ कर दी, अब आप वो ये गलतियाँ आप लोग नहीं करोगे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग फॉर द वेदांगास। ओके, वेदांगास लिटरेचर डील विद द रिलीजियस प्रैक्टिस, रिचुअल, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। तो ये सारी चीज़ें वेदांगास के अंदर कवर अप होती है। अब फ्रेंड्स, जो पैराग्राफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ, एंड जिस चीज़ पे हमको गर्व होगा। ओके, The Ramayana and the Mahabharata are the two great Indian epics. The present form of the epics can be traced back to the 2nd century. The Ramayana has a story of Ramchandra, the king of Ayodhya. The Ramayana is the smaller epic than Mahabharata. Okay, and it narrates many attractive story adventures. तो अगर हम लोग बात करें हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में रामायण और महाभारत दो बहुत ही पवित्र और बहुत ही महान ग्रंथ बताए गए हैं। मीन्स ये आपको इसका नॉलेज तो होना ही चाहिए। अगर आप इंडियन हो और आपको रामायण महाभारत का नॉलेज नहीं है, तो आई एम सॉरी, आप कोई गलत ही दुनिया में जी रहे हो। क्योंकि अगर आपको सिर्फ ये 2 स्टोरी पता चल जाती है ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमको कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, हमको कैसे अपने रिश्ते जीने हैं, हमको ज़िंदगी के प्रति क्या एटीट्यूड रखना है। आपको सारा ज्ञान ये 2 स्टोरी पढ़ के ही हो जाएगा। ओके, एंड होना भी चाहिए नॉलेज। अब अगर आपने रामायण महाभारत अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, अब फिर अपने आप को एनालिसिस करना कि आप रामायण पढ़ने से पहले कैसे सोचते थे, और रामायण पढ़ने के बाद अब आपकी थिंकिंग का क्या लेवल है। तो ये 2 बहुत पवित्र बुक हैं, जिसमें से रामायण जो बुक है वो भगवान रामचंद्र के बारे में है। ठीक है, रामचंद्र जी जिनकी पत्नी सीता को रावण हर के ले जाते हैं, किडनैप कर लेते हैं, एंड फिर राम भगवान उनको लंका से वापस लेके आते हैं। तो ये मैं आपको इन शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूँ, पर ये स्टोरी है ना बहुत छोटी है कंपेयरिंग टू द महाभारत। महाभारत सबसे बिगेस्ट और लार्जेस्ट स्टोरी है। ओके, और इसके अंदर ही बहुत सारी अलग अलग आपको छोटी छोटी स्टोरीज भी देखने को मिलेगी। नाउ द महाभारत इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एपिक, इट हैज़ 1 लाख वर्सेस। ठीक है, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी ये है, और इसमें 1 लाख वर्सेस हैं। कहाँ? वेदों में 1028 ऋग्वेद में 1028 वर्सेस थे, और यहाँ पे 1 लाख वर्सेस हैं। Now this describes the war between the Kauravas and Pandavas, Kaurav and Pandav,
Beside it also consists the numerous story Bhagavad Gita, part of Mahabharata, expound the deep philosophy or philosophical principle. It conveys the message of achieving moksha or salvation through ज्ञान कर्म एंड भक्ति. रामायण रामायण के बाद अगर जो भी हम लोग महाभारत पढ़ रहे हैं, महाभारत में हमने देखा कि 1 लाख वर्सेस हैं. इसका एक इसमें कौरव और पांडवों के बीच की लड़ाई दिखाई गई है. ओके. एंड इसमें भगवत गीता का भी एक पार्ट आता है जो हमको ज्ञान कर्म और भक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाता है. ओके. इवन जो ये भगवत गीता है, ये तो कुछ कुछ दूसरे देशों की यूनिवर्सिटी में इसको एज ए सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है. ओके. चलो, बाहर के लोग हमारी चीज़ों का बेनिफिट उठा रहे हैं और हम लोग कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं. Now, both the epic Ramayana and Mahabharata have been influencing millions of Indians and literature for a long time, and they have implanted the motivational seed and संस्कार in the Indians. भारतीय लोगों में जितने भी संस्कार हैं ना, वो कहीं ना कहीं रामायण एंड महाभारत से ही आते हैं. एंड इंडिया में लाखों क्या करोड़ों लोगों को पता है. बहुत ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा. एंड आई थिंक उनको इसलिए अभी तो लॉकडाउन में भी इन लोगों ने रामायण महाभारत शुरू की थी. सो आई गेस काफ़ी लोगों ने देख ली होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द संस्कृत लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस विच कंटेन द गुड कॉम्बिनेशन ऑफ द रिलीजियस एंड द वर्ल्डली एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. द पुराण्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग द इनिशियल वैदिक रिलीजन ऑफ द अर्लियर टाइम. संस्कृत लिटरेचर का फिर आगे हमने बहुत बोलबाला देखा. जितनी भी रामायण महाभारत है सब संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है. फिर हम लोगों ने पुराण पढ़े. पुराण भी एक तरह से मतलब पहले की जो ज़िंदगी है उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी देता है. ड्यूरिंग दिस period many scripture and Smritis Granth were composed. These scriptures dealt with the science and philosophy. For example, Kautilya Arthashastra is a book of management as well as a book on various topics such as art, mathematics and other science. The Smriti Granth as explained the religious teaching, laws and custom. तो लास्ट लाइन में बहुत सही लिखा गया है. स्मृति ग्रंथ में यूजुअली रिलीजियस टीचिंग, कानून व्यवस्था और जो रीति रिवाज है उसके बारे में लिखा गया है. ये हमारे पुराणों में लिखा गया है. एंड इसके अलावा जो कौटिल्य चाणक्य की जो बुक है अर्थशास्त्र की, इसमें मैनेजमेंट के बारे में और साइंस और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं. चलिए, द अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर वे रिटन इन पाली. तो बुद्ध रिलीजन जो फॉलो करते थे उस टाइम जब बुद्ध रिलीजन एग्जिस्टेंस में आया तब पाली लैंग्वेज ज़्यादा चलती थी. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. It is known as the Tripitaka. It is consists of the Sukta Pitaka, Vinay Pitaka, and Abhidhamma Pitaka. Dhamma मतलब धर्म. Okay. And beside many other works were composed in the Buddhist literature. तो ये 3 पिटिकाएं हैं. आपको इन तीनों के नाम याद रखने हैं. It can be asked in your exam in the MCQ and fill-ups and objective में कहीं पे भी पूछ सकते हैं ये लोग. गुप्ता पीरियड वॉज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द संस्कृत पोएम एंड ड्रामा. तो गुप्ता के पीरियड में संस्कृत का तो बहुत ज़्यादा विकास भी हुआ. द ग्रेट राइटर लाइक कालिदास, भावभूति, भैरवी, भारतीहारी, भान भट्ट, माघ एंड मैनी अदर बिलोंग टू दिस पीरियड. तो ये सारे जो महान कवि थे जिनके आपने कभी ना कभी नाम सुने होंगे या तो आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक में. ठीक है. तो ये सारे के सारे महान जो कवि थे ये गुप्ता पीरियड में हुए थे. ऑफ दिस कालिदास इज नोन एज ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड कालिदास तो मतलब विश्व प्रसिद्ध थे, वर्ल्ड फेमस थे. हिज वर्क, अभी जो कालिदास के रचनाएं हैं, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम एंड ऋतुसंभर वेर रिनाउंड फॉर देयर बेस्ट पोएटिक एंड ड्रामेटिक स्टाइल. तो ये सारी की सारी रचनाएं कालिदास जी द्वारा रचित की गई हैं. भान भट्ट रोट अ कादम्बरी एंड हर्ष चरित्र, द बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षा. किंग हर्षवर्धन की बात हो रही है. एंड पुलकेशी टूर जो 8th सेंचुरी में जो एग्जिस्ट किया करते थे उनके बारे में भान भट्ट ने कादम्बरी और हर्ष चरित्र नाम की बुक लिखी थी. अदर वर्क्स वेयर ऑफ द पीरियड वेयर भावभूति, उत्तर रामचरित्र, भैरवी, कीरत अर्जुनियम,
विशाखा दत्तम, मुद्र राक्षस, शूद्रक, मरीचिकटिकम, डंडी, 10 कुमार चरित्र. The subject of these books were political event, romance, allegories, comedies and philosophy. तो ये सारी की सारी बुक्स आपको नाम याद रखने पड़ेंगे. Okay, verses were composed in the earlier Gujarati languages. In the course time, Gujarati language developed and many literature work were composed. The heritage of the Gujarati literature was made prosper. The literary combination of the contribution of Narsingh Mehta, Mirabai, Dayaram Akho, Premchand, Pritam, and other who composed the beautiful eyes, song, गरबा, narrative, poem, छापास जो मतलब 14 लाइन का एक कलेक्शन होता है, 8-6 का रेशियो होता है लाइन में, पोएम की लाइनों में, उमासन एक्सेट्रा. After that the scholars like Narmad, Naval Ram, Kishore Lal, Musarwala, पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी, महिपत राम, रूपाराम नीलकंठ, गोवर्धन त्रिपाठी एंड द अदर गुजराती लिटरेचर थ्रू देयर वर्क. तो ये जितने भी ये नाम हैं ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं एंड इनका कहीं ना कहीं गुजराती लिटरेचर में योगदान रहा है. चलो फाइनल स्लाइड ऑफ द डे. अब हम लोग आते हैं साउथ इंडिया में. साउथ इंडिया की जितनी भी भाषाएं होती हैं उनको हम लोग द्रविडियन लैंग्वेज कहेंगे. एंड यू कैन सी ऑन द वेरी फर्स्ट लाइन द 4 द्रविडियन लैंग्वेजेस. ओके, तो ये 4 द्रविडियन भाषा हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम. तमिल जो तमिलनाडु में बोली जाती है, तेलुगु जो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, कन्नड़ ऑफकोर्स इन कर्नाटका एंड मलयालम दैट इज इन केरला. डेवलप देयर ओन स्क्रिप्ट एंड लिटरेचर. तमिल इज द ओल्डेस्ट ऑफ दिस with the literature belonging to the many countries in the Christian era. So तमिल लैंग्वेज तो मतलब इन सभी लैंग्वेजों में सबसे पुरानी मानी जाती है. According to the tradition, 3 literary gatherings and the Sangam were held at which many sages and poets recited their composition. They contain many themes like political, love and war. तो कई बार ये जितने भी ये सेज होते हैं ये सब आपस में मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं और अपने अपने कलेक्शन शो करते हैं. कुछ पॉलिटिक्स पे करते हैं, कुछ पॉलिटिक्स पे होता है, कुछ वॉर पे होता है, कुछ इश्क मोहब्बत प्यार व्यार पे भी होता है. द फेमस वर्क ऑफ दिस बॉडी लिटरेचर इंक्लूड्स इथुकोई कंपोजिशन ऑफ 8 पोएम एंड टोल्कापियम जिसको ग्रामर बोलते हैं एंड पट्टू द 10 सॉन्ग. तिरुवल्लुवर रोड द फेमस कुराई विच in words deal with many aspect of life and region. आई एम सॉरी अगर मैं इनको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ बट मे बी अगर हम लोग प्रॉपर साउथ इंडिया से होते तो मे बी आई कैन प्रोनाउंस इट प्रॉपरली. द शिल्प पडिकरम एंड द मन्नी मेकलाई आर द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ द अर्ली Tamil literature. So friend, this is our part 1 and in part 2 of course we are going to see medieval literature. Okay, so till then you guys are amazing, keep learning, keep watching. Bye everyone.